मैं दुल्हन बनी बैठी थी, शोहर कमरे में आया और उसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और फिर खुद ही मेरे पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, हमारे खानदान पर किसी की बददुआ है, इसलिए हमारे यहाँ जिसकी भी बीवी हसीन होती है, वहां कुछ ऐसा हो जाता है कि चंद दिन में ही घर उजड़ जाता है। इसलिए मैंने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा है ताकि हमें किसी की बददुआ ना लगे। तुम बहुत हसीन हो, तुम हर वक्त अपना मुंह छुपा कर रखना, मुझसे बिला वजह लड़ती रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं भी उनकी बात समझ गई और हर वक्त लड़ने का नाटक करती रहती। लेकिन जब मुझे पता लगा कि मैं उम्मीद से हूँ, उस दिन मुझे याद ही नहीं रहा और मैं अच्छे से तैयार होकर प्यार से अपने शोहर का इंतजार करने लगी। और फिर जैसे ही मेरा शोहर घर आया, मेरे तो होश उड़ गए जब उसने, मेरा नाम गुल है और मेरी उम्र 20 साल है। हम लोग पीछे से कबायली हैं। अब तो हम शहरों में आबाद हो चुके हैं, मगर अभी भी हमारे बहुत से रस्मों रिवाज, हमारी दुश्मनियां इसी तरह से चल रही हैं। हमारे यहाँ अब तालीम तो कुछ आम हो चुकी है, मगर जो चीजें नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं, वो इसी तरह बरकरार हैं। हमारे घर में मेरी दो फूफियां अभी तक कंवारी बैठी थी। मैंने बचपन से ही उनको ऐसे ही देखा था। वो बेचारियां एक कमरे में बैठी सिलाई कढ़ाई करती रहती थी। उनसे खाना भी नहीं पकवाया जाता था और ना ही उन्हें सबके सामने बैठकर खाना खाने की इजाजत थी। वो सबसे अलग थलग किसी कैदी जैसी जिंदगी गुजार रही थी। जब मैं छोटी थी तो उनके कमरे में चली जाती। वो मुझे बहुत प्यार करती, मगर जैसे ही मेरी माँ की नजर पड़ जाती, वो चील की तरह झपट्टा मारकर मुझे वहां से बाहर खींच लेती और अपने नंदों को बहुत बातें सुनाती। वो बेचारियां मुजरिमों की तरह सर झुकाए सब सुनती जाती। जब मैं कुछ बड़ी हुई तो खुद ही उनके कमरे में जाना छोड़ दिया, मगर उनके कमरे की खिड़की से अक्सर मैं उन्हें देखती रहती और मेरे दिल में उनके लिए हमदर्दी बढ़ती जाती। मगर अब अम्मा की मार के खौफ से मैं उनके पास नहीं जाती थी। मुझे हमेशा से तजस्सुस रहता था कि उनसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी सजा में वो इस तरह से जिंदगी गुजार रही हैं। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मेरे दिल में भी ये खौफ बढ़ता जा रहा था कि मुझे भी अपने पुप्पो जैसी जिंदगी ना गुजारनी पड़े। एक दिन मेरी खाला दूसरे शहर से हमारे घर आई हुई थी। रात के वक्त अम्मा और खाला आपस में बातें कर रही थी। रात काफी हो चुकी थी और वो यही समझी कि मैं सो गई हूँ, मगर मैं जाग रही थी। अचानक मेरी फुफ्फो का मौजू निकल आया। अम्मा ने खाला से कहा, रेशमा, मुझे गुल के लिए बड़ा खौफ आता है। तुम्हें तो पता है मेरी दोनों नंदे कैसी जिंदगी गुजार रही हैं। उनके लिए उम्र कैद घर के बड़ों ने ही तजवीज की थी। जानती हो तुम, जिस दिन उनकी बारात आई थी, उसी दिन रास्ते में खानदानी दुश्मनी निकालने के लिए उनके जवान दूल्हे, जो आपस में भाई भी थे, मार दिए गए। और जो बाराती साथ थे, वो दोनों दुल्हाओं की लाशों के साथ वापस पलट गए। उफ, क्या कयामत का दिन था। लड़कों की मां रोती पीटती यहाँ आई और इन दोनों के सरों पर खाक डालकर सफेद चादर डाल गई और यूं ये मनहूस करार देकर सारी जिंदगी के लिए बिन बेआई बेवाई ठहरा दी गई। मुझे तो वो घड़ी कभी नहीं भूलती। मेरी गोद में जब से गुल आई है, मैं तो इसे इन मनहूसों के साय से भी दूर रखने की कोशिश करती हूँ। ऐसा ना हो कि इनका मनहूस साया मेरी बेटी की खुशियों को निगल जाए। मैं ये सब सुनकर अंदर से लरज रही थी कि मैं किन लोगों में पैदा हो गई हूँ। ये तो अपनी ही बेटियों को ऐसी ऐसी खौफनाक सजाएं देते हैं। मेरी नजरों के सामने उन दोनों उढेर उम्र औरतों के चेहरे घूम गए, जिन्होंने अपनी जवानी के सुनहरे दिन और रात इस नाकर्दा गुनाह की सजा के तौर पर एक कमरे में अछूतों की तरह गुजार दिए। वो जुर्म जो उन्होंने किया ही ना था, मगर फिर भी वो मुजरिम ठहराई गई। दूसरे दिन जब मैं सोकर उठी तो मेरे ख्यालात काफी हद तक बदल चुके थे। मुझे अपनी फुफियों से शदीद हमदर्दी हो रही थी। वो बेचारियां मेरी माँ से भी उम्र में कम थी, मगर अब देखने में बूढ़ी औरतें लगती थीं। उनकी सिलाई कढ़ाई के कपड़े अम्मा बेचती थी और उससे होने वाली आमदनी वो खुद रख लेती थी। वो ये अपना हक समझती थी, क्योंकि वो उन्हें 2 वक्त का खाना देती थी और हर साल में 2 जोड़ी कपड़े। ये शदीद ज्यादती थी, मगर इसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं था।
अब मैं अक्सर अम्मा के पैसे उठा लेती और फुफ्फियां जो अब बीमार भी रहने लगी थी उन्हें दवाई वगैरह ला देती। कभी अम्मा से चुपके से फ्रूट उनको दे आती। वो मुझे ऐसे देखती जैसे उन पर मेरा एहसान हो और मैं अपनी नम पलकें साफ करती, जल्दी से वहां से हट जाती। मैं यही सोचती थी कि जिस तरह मैं इस घर की बेटी हूँ, वो भी तो इस घर की बेटियां हैं। अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ इस किस्म का कोई हादसा हो गया तो मेरे माँ बाप और भाई मेरे साथ भी यही सलूक करेंगे। और ये खौफ था जिसने मुझे पागल कर दिया था। इस सब के अलावा भी मैं ये देखती थी कि हमारे खानदान में इस किस्म की कई मिसालें मौजूद थी। मैं कभी तो बहुत अफसुर्दा हो जाती थी। अब मेरी उम्र भी शादी की हो गई थी और मेरे लिए बहुत से रिश्ते के पैगामात आ चुके थे। अम्मा और अब्बा भी किसी भी रिश्ते को हाँ कर सकते थे। हमारे यहाँ शादियां अपने ही कबीले वालों में की जाती थी। अब ये भी था कि सब दूर करीब आबाद थे। कुछ लोग रिस्क की तलाश में काफी दूर भी चले गए थे, मगर ये बात तो हतमी होती थी कि शादी अपने ही लोगों में करनी है। इसी तरह मेरे लिए भी कुछ दूर के रिश्ते भी आए थे जिनसे कम अज कम मैं वाकिफ नहीं थी, मगर वो लोग भी हमारे कबीले के ही थे। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी इसी इलाके में ना हो, इसलिए मुझे लगता था कि जो लोग यहाँ से दूर के इलाके में रहते हैं वो शायद कुछ बदल गए होंगे। फिर जब मेरे लिए दूसरे शहर से आया हुआ रिश्ता मंजूर कर लिया गया तो मैं काफी खुश हो गई, मगर जब से रिश्ता तय हुआ था अम्मा ने तो मुझ पर पहरे ही बिठा दिए थे। मुझे फुफ्फियों के कमरे के पास से भी नहीं गुजरने देती थी। मुझे बहुत दुख होता था, मगर जबकि मैं इस घर से रुखसत होने वाली थी तो मैं अम्मा को भी अपनी जात से कोई दुख नहीं देना चाहती थी। देखते ही देखते ये 2 माह गुजर गए और मेरी शादी का दिन आ पहुंचा। हमारे यहाँ बारात सुबह ही रवाना हो जाती थी और दोपहर तक दुल्हन को लेकर वापस भी चले जाते थे। मेरी बारात भी रवाना हो चुकी थी। यहाँ मेरी माँ ने बारात और दूल्हे का सदका काला बकरा काट कर दिया। सभी बहुत बेचैन थे कि कहीं कुछ ना हो जाए। मेरा दिल भी सख्त बेचैन था। दुल्हन बनी मैं सुनहरे तसव्वुरात की बजाय दिल ही दिल में अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए दुआएं कर रही थी। अल्लाह अल्लाह करके दिन 11 बजे बारात हमारे घर पहुंची। सारी रस्मात और निकाह के बाद खाना देने में ही 4 बज गए। जब मेरी रुखसती हुई तो शाम की आमद थी। ये बहुत देर थी। बारात को 3 बजे ही वापस पहुंच जाना चाहिए था, मगर अब क्या कर सकते थे। हजार अंदेशों के साथ मुझे रुखसत किया गया। रास्ता भी लंबा था, दूसरे शहर जाना था। मैं भी पूरे रास्ते डरती रही। जब हम पहुंचे तो रात अपने जोबन पर थी। सब लोग ही बहुत थक चुके थे, फिर भी मेरा अच्छे से इस्तकबाल किया गया। सबको रोटी देते देते रात मजीद बीत चुकी थी। मैं अपने कमरे में दूल्हे का इंतजार कर रही थी। अचानक आहट हुई और मेरा शोहर कमरे में दाखिल हुआ। मैं कुछ मजीद सिमट गई थी। हमने आज से पहले एक दूसरे को नहीं देखा था और ये हमारी पहली ही मुलाकात थी। मेरा शोहर मुझे देखकर हैरान रह गया। कहने लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मगर ये कहकर वो कुछ परेशान नजर आने लगा। मैंने झिझकते हुए उससे कहा, मेरी खूबसूरती से आप कुछ परेशान हैं? फिर अचानक से उन्होंने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। फिर वो इस थप्पड़ के लिए हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगे। मुझे लगा था कि मेरी शादी एक पागल से हो गई है। तभी वो बोले, देखो हमारे खानदान पर किसी की बद्दुआ है, इसलिए हमारे यहाँ जिसकी भी बीवी हसीन होती है वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है कि चंद दिन में ही घर उजड़ जाता है। ये थप्पड़ मैंने इसीलिए मारा है कि हमें किसी की नजर ना लगे। तुम बहुत ही खूबसूरत हो, बस तुम हर वक्त अपना चेहरा छुपा कर रखना और मुझसे बिला वजह लड़ती रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। वो ये किस तरह की बातें कर रहा था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी उम्मीदें ही गलत थी। मैंने जो सोचा था कि दूर इलाके में रहने से शायद बदल गए होंगे, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। मेरा पढ़ा लिखा शोहर शहर में रहने वाली शादी की पहली रात मुझे खानदानी बद्दुआ का कोई किस्सा सुनाकर मुंह छुपाकर रखने की और लड़ने झगड़ने का ड्रामा करने की तलकीन कर रहा था और बिला वजह मुझे थप्पड़ दे मारा था। मैं बेबसी से मुस्कुरा कर रह गई। गलती तो मेरी ही थी जो गलत अंदाजे लगाती रही। ये सब एक ही कबीले से थे, इसका अंदाजा मुझे शादी की रात ही हो गया था।
अब कुछ भी नहीं बदल सकता था। अब मेरी शादी हो चुकी थी और मुझे अपने शोहर की बात माननी ही थी। मैंने कहा ठीक है, जैसा आप बोलेंगे मैं करूंगी। पर मेरे लिए ये काम मुश्किल था। न कभी मैं झगड़ी थी और ना ही मुझे मुंह छुपाने की आदत थी। अब मैं कैसे मुंह छुपा कर रख सकती थी, लेकिन उनके यहाँ ऐसी रसूमात थी जो मुझे भी उनकी बात माननी पड़ी थी। शादी के कुछ दिन तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल गुजरे, क्योंकि मुझे लड़ना झगड़ना नहीं आता था और ना ही मुंह छुपाना। मगर मैं सबके सामने मुंह छुपा कर ही रखती थी और शोहर से बिला वजह लड़ती रहती थी। उनकी फैमिली भी काफी बड़ी थी। मेरे शोहर के चचा और उसके बच्चे भी रहते थे। उनका घर हमेशा ही भरा भरा होता था। वो सब तो मेरी सास को कहते, क्या पागल सी बहू लेकर आई हो, इसे फारिग कर दो, ये तो पागल है, हर वक्त बिला वजह चिल्लाती रहती है। मैं उन सब की बातें सुनकर डर जाती। एक रात मैंने अपने शोहर से कहा, अगर आपके घर वालों ने कहा तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? उसने मुझे हैरत से देखा और कहने लगा, किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? भला ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? इस चीज को कोई गलत समझे या ना समझे, मैं बहुत ज्यादा गलत समझता हूँ कि बीवी को छोड़ दिया जाए। अगर बीवी गलत है तो उसे मार दो, पर छोड़ो मत। उसकी बातों ने तो मुझे और डरा दिया था। मैं सोचने लगी कि ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। ना जाने मेरा क्या होना था इस घर में। घर वाले कह रहे थे कि वो मेरे शोहर को बोलेंगे कि इस पागल को छोड़ दो, और ये कह रहा था कि अगर बीवी गलत हो तो उसे मार देना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक रात मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं ठंडी हवा लेने की गर्ज से छत पर चली आई। हवा चल रही थी। मैंने अपने मुंह से कपड़ा हटा दिया, क्योंकि यहाँ तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी। अंधेरा भी बहुत था, कोई मुझे नहीं देख सकता था। इसी वजह से मैं खड़ी हुई थी। अभी मुझे यहाँ खड़े हुए चंद ही मिनट गुजरे थे कि मुझे यूं लगा जैसे छत पर कोई आ रहा हो। मैंने जल्दी से अपना मुंह छुपा लिया। उसी वक्त मुझे अपने शोहर की आवाज आई। वो गुस्से में कह रहा था, क्या कर रही हो तुम इस वक्त छत पर? उसकी गुस्सीली आवाज सुनकर मैं डर गई और मैंने कहा, मैं ठंडी हवा लेने के लिए आई थी, मेरा दिल घबरा रहा था। वो कहने लगा, तुम्हें मालूम नहीं, हमारे खानदान की लड़कियां रात के वक्त छतों पर नहीं जाती। मैंने कहा, माजरत, मुझे नहीं मालूम था, आइंदा से मैं एहतियात करूंगी। वो गुस्से में मुझे नीचे ले गया और कहा कि अगर आज के बाद उसने मुझे छत पर देख लिया तो वो मुझे मार देगा। उसके गुस्से से मैं सही मायनों में डर गई थी। मेरी टांगें कांपने लगी थी। अब तो मुंह से आवाज निकलना भी मुश्किल हो गया था। मैं खुश्क घूंट भरती हुई बेड पर बैठ गई और दुपट्टा अपने मुंह से हटाया, क्योंकि दरवाजा बंद था। मेरी रंगत सर पड़ चुकी थी। वो मुझे देखकर एकदम से परेशान हो गया और कहने लगा, तुम परेशान ना हो, देखो 1 मिनट में क्या हाल हो गया है तुम्हारा। उसने मुझे गिलास में पानी डालकर दिया। मैंने घबराते हुए और कांपते हाथों से वो पानी पिया। वो कहने लगा, इतना डर क्यों रही हो? घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, या कोई सच में तुम्हें मार रहा हूँ जो तुम इस तरह से परेशान हो गई हो। बस आइंदा ध्यान रखना, छत पर मत जाना। मैंने उसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया। उसी वक्त मेरे शोहर का मोबाइल बजने लगा। उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल को कान के साथ लगा लिया। थोड़ी देर बाद मुझे देखता हुआ बोला, तुम्हारे घर से कॉल थी। मैं एकदम से परेशान हो गई कि इतनी रात को मेरे घर से क्यों कॉल आई है। वो कहने लगा, तुम्हारी एक फुप्पो का इंतकाल हो गया है। उसकी बात सुनकर मुझे धचका लगा था। मैं वहीं बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। वो कहने लगा, तुम क्यों इतना परेशान हो गई हो? मुझे तो नहीं लगता कि उनके मरने पर कोई परेशान होगा। वैसे भी वो आपके घर पर बोझ ही थी। उसकी बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, आपको कोई हक नहीं है हमारे घर के मामलात के बारे में बोलने का। वो हम पर बोझ नहीं थी। वो कहने लगा, ऐसी बात थी तो फिर तुम्हारी अम्मा उनके साथ इतना बुरा सलूक क्यों करती थी, नौकरों से भी बदतर। मैंने कहा, वो तो अम्मा को ही पता होगा। वो कहने लगा, तुम भी अपनी माँ की तरह ही हो क्या? मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा, मैं तो अपनी फुफियों का ख्याल रखती थी। जहां तक मुमकिन होता मैं उनके लिए सब कुछ करती थी, पर मैं अपनी माँ से बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ। मैंने अपने आंसू साफ किए। वो मेरे पास बैठा और कहने लगा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम कुछ भी नहीं जानती हो। मैंने उसे हैरानगी से देखा।
वो मुझे क्यों अच्छी कह रहा था? मैं तो अपने फुफ्फियों का ख्याल रखती थी, इसमें अच्छाई वाली कौन सी बात थी? वो मुझे कहने लगा, जब तुम अपने मेके जाओगी उधर भी अपना मुंह छुपा कर ही रखोगी। मैंने कहा, वहां मैं क्यों मुंह छुपा कर रखूंगी? वो कहने लगा, जितना कहा जाए उतना ही किया करो। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी तैयार होकर आ जाना, फिर चलते हैं। मैंने शुक्र किया कि अब इसने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ लड़कियां फोटकियों पर नहीं जाती। दिन गुजरने लगे, मैं अपने मेके से वापस आ गई। वहां पर सबने मुझसे पूछा कि तुम मुंह क्यों छुपा कर रखती हो? मैंने कहा कि वैसे ही मुंह छुपा के रखती हूँ, कोई खास वजह नहीं है। मैंने अपनी माँ से पूछा कि उनके खानदान को बद्दुआ है क्या? माँ कहने लगी, ऐसा तुम्हें किसने कहा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने अम्मा को मजीद कुछ ना बताया कि मैं मुंह किस वजह से छुपाती हूँ, वरना माँ ने बाल की खाल निकाल देनी थी। और मुझे हैरत थी कि मेरे शोहर ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि उनके खानदान को बद्दुआ है। मैं तो मुंह छुपा छुपा कर अब थक गई थी। मजीद ये ड्रामे मुझसे नहीं हो रहे थे। मैं अब क्या करती और क्या ना करती? कैसे अपने शोहर से पूछती? फिर सोचती कि अपने शोहर से पूछूंगी तो उसने ये कह देना है कि तुम्हारी अम्मा को नहीं मालूम इस बारे में। फिर मैं क्या करूंगी? अब मैं ना ही खामोश रह सकती थी और ना ही बोल सकती थी। ना जाने क्या हो गया था मुझे, यूं लगा जैसे जुबान को ताला लग गया हो। एक दिन मेरी नंद अपने ससुराल से आई हुई थी। मुझे लगा था कि उनके खानदान की सारी खूबसूरत लड़कियां मेरी तरह ही मुंह छुपा के रखती होंगी, पर वो तो बहुत प्यारी थी और उसने अपना मुंह भी नहीं छुपाया हुआ था। मुझे हैरत हुई, वो भी तो इसी खानदान की थी, फिर सिर्फ मैं ही क्यों मुंह छुपाऊं? और अब मैं इतनी भी ज्यादा प्यारी नहीं थी कि मैं ही पागलों वाली हरकतें करूं, मैं ही शोहर से झगड़ती रहूं, बाकी सब खुशी खुशी से रहें, बस मैं अपना मुंह छुपाती फिरूं। ऐसा कैसे चलेगा? रात के वक्त मेरा शोहर कमरे में आया तो मैं तपी पड़ी थी। मैंने गुस्से में कहा, आपकी तो कोई बहन अपना चेहरा नहीं छुपाती और ना ही आपके घर में कोई औरत मुंह छुपाती है, फिर आपने मुझे ही क्यों छुपाने का कहा है? और ऊपर से लड़ने झगड़ने वाला ड्रामा अलग से करवा रहे हैं। वो कहने लगा, तुम तो हो ही बहुत प्यारी। वो बात को मजाक में टालना चाहता था। मैंने गुस्से में कहा, आप सीधी सीधी बात बताएं, मुझे नहीं पता। वो कहने लगा, चुप कर जाओ, कितना बोलती हो तुम? जब एक दफा बता दी बात तो फिर पीछे क्यों पड़ गई हो? मुझे आदत नहीं है अपनी बात दोहराने की। वो गुस्से में कहकर चला गया। वो मुझसे कुछ तो छुपा रहा था, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्यों कर रहा था मेरे साथ? पर अब मैं क्या कर सकती थी? आखिर शोहर था, उसकी बात तो माननी ही थी मुझे। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। सारा दिन तबीयत खराब रही। मेरा शोहर घर पर नहीं था, इसी वजह से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, मेरा सर चकराया। इससे पहले कि मैं गिरती, मेरी सास ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें बहू? ध्यान से चलो। मैंने अपनी सास को बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सारी सूरत हाल से आगाह किया। मेरी सास मुझे अस्पताल ले गई, पर जब अस्पताल से आई तो मेरे पैर ही जमीन पर नहीं लग रहे थे। मैं खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती थी कि मैं माँ के ओहदे पर फाइज होने वाली हूँ। मैं तो बहुत खुश थी। मुझे अपने शोहर का बेताबी से इंतजार था। मैं अपने शोहर के लिए कमरे में बंद होकर तैयार होने लगी। ये शादी के बाद पहली बार था जब मैं अपने शोहर के लिए इतने दिल से तैयार हो रही थी। मैं नया सूट पहनकर उसका इंतजार करने लगी। आज मैंने अपना मुंह भी नहीं छुपाया हुआ था। मैं इस कदर खुश थी कि ये बात भूल ही गई थी कि मुझे अपना मुंह छुपाने की हिदायत की गई थी। मैं पूरी तरह तैयार थी। ना जाने क्या हुआ, जैसे ही मेरा शोहर घर में दाखिल हुआ, मुझे देखते ही कमरे में आने का इशारा करने लगा। मैं घबराती हुई उसके पीछे कमरे तक जा पहुंची। जब तक मैं कमरे में आई, मैंने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मैंने कहा, मैं कैसी लग रही हूँ? वो कहने लगा, मेरी बात का असर नहीं होता तुम पर। मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने कहा, क्या मतलब? वो कहने लगा, जब मुंह छुपाने का कहा था तो फिर मुंह क्यों नहीं छुपाया? और आज इतना तैयार किस खुशी में हुई हो? मैंने कहा, इतना तो मैं जानती हूँ कि आपके खानदान में ऐसी कोई बद्दुआ नहीं है, फिर ना जाने क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। वो कहने लगा, जानना चाहती हो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ?
तुम्हारे साथ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, आखिर मुझे भी तो वजह बताएं कि किस वजह से मुझे इतना जलील कर रहे हैं। वो हंसता हुआ कहने लगा, तुम्हें अपनी इज्जत बचाना जिल्लत लग रही है, पर तुम मेरी इज्जत हो। जानती हो, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी और वो बहुत ज्यादा प्यारी थी। वो पर्दा करती थी, कभी उसे किसी ने नहीं देखा था। मुझे वो बहुत पसंद थी। एक दिन वो मुझे कमरे में अकेली मिली। मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो वो कहने लगी, तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ, कम से कम निकाब में छुपी लड़कियों को तो छोड़ दिया करो। वैसे भी मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी की अमानत हूँ और मैं इसमें खयानत नहीं करना चाहती। जानती हो, उसने आखिर लफ्ज मुझे क्या कहा था कि अगर तुम्हारी बीवी भी खुद को दुनिया के हर मर्द से छुपाकर रखेगी तो यकीन मानो, जब जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हें उससे बहुत मोहब्बत होगी। हर बार तुम्हें अपनी बीवी से मोहब्बत होगी, बस उसे दुनिया के बाकी मर्दों से छुपा कर रखना। तब मैंने उस लड़की से माजरत कर ली और फिर कभी उसे आंख उठाकर नहीं देखा। मैं हैरानगी से उसकी बातें सुन रही थी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि वो बहुत अच्छा इंसान है। मैंने कहा कि मैं वादा करती हूँ, आइंदा से कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी कि कोई मुझे देख सके। फिर मैंने शर्माते हुए उसे बताया कि आप बाबा बनने वाले हैं। वो एकदम खुश हो गया और उसकी खुशी की इंतहा ना रही। मैं उस दिन के बाद से खुद को हर किसी की नजरों से बचाकर रखती हूँ।